में 250 अफराद को जिंदा जलाने का इल्जाम। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान और भोला को FIA की टीम बैंकॉक से कराची ले आई। रहमान भोला बल्दिया टाउन में MQM का सेक्टर इंचार्ज था। अगर भोला ने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई तो उसे आग लगाने का हुक्म किसने दिया? क्या अहकामात बाहर से आए या यहाँ कराची में बैठने वालों ने हुक्म दिया? तहकीकात में अब किस किस का नाम आएगा? सबको पंडोरा बॉक्स खुलने का इंतजार। अब्दुल रहमान भोला की गिरफ्तारी के बाद सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में एक और मुलजिम का नाम सामने आ गया। टारगेट किलिंग टीम का लीडर असगर बेग फैक्ट्री को आग लगाने में मुलव्विस था। जेरे हिरासत मुलजिम यूसुफ उर्फ गधा गाड़ी का बयान ये भी कहा, सानेहा बल्दिया के बाद अब्दुल रहमान भोला ने फैक्ट्री के बाहर इमदादी कैंप लगाया जो 2-3 रोज तक लगा रहा। हमने फैसला किया है, कल जा रहे हैं पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के सामने झूठ बोला। क्या पार्लियामेंट जिसके सामने नवाज शरीफ ने झूठ बोला है, क्या आप उसे जवाब तलब करेगी? इमरान खान ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म कर दिया। कल तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असेंबली भेजने का ऐलान। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ कल कौमी असेंबली के इजलास में शरीक होकर वजीर आजम के खिलाफ 2 करारदादें पेश करेगी। अब देखना है वजीर आजम के झूठ और करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंट में कौन हमारा साथ देगा। इमरान खान ने पहले बिला वजह बाइकॉट किया और अब बिन बुलाए अब फिर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा। इमरान खान रोजाना यू टर्न लेते हैं, रोज मौके बदलते हैं। पहले बिला वजह बॉयकॉट किया, अब बिना बुलाए पार्लियामेंट में आ रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। ये भी कहा कि 2018 के इंतखाबात में चचा भतीजे मिलकर मुस्लिम लीग का मुकाबला करेंगे क्योंकि अलग अलग नहीं लड़ सकते। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे। मुस्लिम लीग नून 4 छोड़ 1 मुतालबा भी नहीं मान रही। 27 दिसंबर के बाद वजीर आजम को लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन होती क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को वार्निंग। बोले वजीर आजम ने असेंबली फ्लोर पर खुद से एहतसाब शुरू करने का कहा। 1 साल हो गया, अब भी अवाम उनके पीछे घूम रहे हैं। ये हमारा नहीं पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। सड़कों पर आने की धमकी और ब्लैकमेलिंग से हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। जिस हुकूमत से कचरा नहीं उठता उसकी कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। बिलावल इस तरह ना लीडर बनेंगे और ना उन्हें वोट मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का रद्द अमल। पाक बहरिया ने गवादर पोर्ट और इक्तिसादी राहदारी के लिए सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दे दी। इस खुसूसी फोर्स को टास्क फोर्स 88 का नाम दिया गया है। जासूस तैयारों, जंगी जहाजों, जदीद हथियारों और आलात से लैस होगी। जनरल जुबैर का कहना है कि इक्तिसादी राहदारी फोर्स स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के साथ मिलकर फराइज अंजाम देगी। PIA के तैयारे का हादसा कैसे हुआ? तहकीकात के लिए आई फ्रांसीसी टीम और सिविल एविएशन के हुक्काम ने हादसे के मकाम से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इंजन समेत जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। जुनेद जमशेद के घर मौलाना फजलुर रहमान की आमद। हुमायूं जमशेद का कहना है कि जुनेद जमशेद की नमाज जनाजा जुमेरात को कराची के इलाके डिफेंस में मोइन खान एकेडमी में अदा की जाएगी। होशियार, खबरदार। पाकिस्तान में टैक्स बचाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में पैसा रखने वालों के गिर्द घेरा तंग। 1 जनवरी से दुबई के बैंक्स को टैक्स की तमाम तफसील फराहम करना होगी। ना करने की सूरत में बैंक छुपी दौलत का राज फाश कर देंगे, दुनिया भर में मालूमात पहुंचा देंगे।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेसमैन रेक्स टिलरसन को वजीर खारजा चुन लिया। रेक्स टिलरसन को सिफारत या सियासत का कोई तजर्बा नहीं, लेकिन उनके रूस समेत कई ममालिक के सरबराहान से जाती ताल्लुकात हैं। आलमी बैंक पीछे हट गया। मुतनाज़ा भारतीय किशन गंगा डैम पर सालिसी अदालत की तश्कील रोक दी। पाकिस्तान और भारत को इख्तिलाफात खुद दूर करने की तजवीज़। सदर आलमी बैंक का कहना है कि 2 अलग दरखास्तों पर फैसले से सिंतास मुआहिदे को खतरा था। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत मुकर्रर करने और भारत ने गैर जानिबदार माहिर मुकर्रर करने की दरखास्त की थी। नकाब, हिजाब या चादर के बगैर तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करने पर ईरान में 12 और सऊदी अरब में एक खातून को जेल भेज दिया गया। तमाशा देख, हवाई जहाज के बजाय हवाई महल देखकर दिमाग चक्कर खा जाए, पलकें झपकाना भूल जाएं। ट्रंप तो बच्चा है जी, सिर्फ 10.5 अरब रुपए का जहाज है। सपनों के इन उड़ते हुए महलों की कीमत तो 16 अरब रुपए से शुरू होती है, 52 अरब रुपए तक जाती है। दुनिया भर के बिजनेसमैन अपनी मर्जी से हवाई जहाज डिजाइन करवाते हैं। शौक है तो जेब ढीली कीजिए, हवाओं में उड़िए। गुजरावाला में पकौड़ों की दुकान देखकर रेलवे इंजन ड्राइवर के मुंह में पानी भर आया। सिंगल ट्रैक पर इंजन रोककर असिस्टेंट ड्राइवर को पकौड़े लेने भेज दिया। महकमे को खबर हुई तो दोनों को ही घर भेज दिया और खाओ पकौड़े। अभी रिटायर नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान के लिए खेलने की उम्मीद छोड़ी है। दुबई में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के फंड जमा करने की तकरीब में 14 साल गवर्नर सिंध रहने वाले इशरतुल इबाद की भी दबंग एंट्री। कहा, मुल्क के लिए काम करना पहले शौक था, अब आदत हो गई है। कराची में 250 अफराद को जिंदा जलाने का इल्जाम। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मरकजी मुल्जिम अब्दुर्रहमान और भोला को FIA की टीम बैंकॉक से कराची ले आई। अब्दुर्रहमान और भोला सानहे के वक्त मुत्तहिदा का सेक्टर इंचार्ज था। 4 साल तक मफरूर रहा। 3 दिसंबर को इंटरपोल के जरिए थाईलैंड के शहर बैंकॉक से गिरफ्तारी अमल में आई। कराची ऑपरेशन शुरू होते ही पाकिस्तान से दुबई भागा। घेरा तंग होने पर दुबई से मलेशिया आया और फिर छुपते छुपाते थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक पहुंचकर रूपोश हो गया। लेकिन आखिर तक बेखबर रहा कि पाकिस्तानी इदारे उस पर मुसलसल नजरें रखे हुए हैं। FIA की निशानदही पर इंटरपोल के एहलकार जब इसे गिरफ्तार करके होटल के कमरे से बाहर लाए तो वो फटी फटी हैरान आंखों से इधर उधर देख रहा था। 46 साला रहमान भोला कराची में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस है, जिसे सनती तारीख के बदतरीन सानेहात में शुमार करने के अलावा पाकिस्तान का 9/11 भी कहा जाता है। इस आग में 250 से ज्यादा इंसान जिंदा जल गए थे। जबकि उनकी जेर कफालत सैकड़ों खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। इस केस की 1 से ज्यादा तफ्तीशी रिपोर्ट्स में रहमान भोला के अलावा MQM के तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी, अनीस कायम खानी और रिजवान कुरैशी समेत मुख्तलिफ मुल्जिमान के नाम सामने आए। रहमान भोला इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिमान में शामिल है। सानेहा के वक्त मुल्जिम बल्दिया टाउन में MQM का सेक्टर इंचार्ज था और कहा जाता है कि उसने 50 करोड़ रुपए भत्ता न मिलने पर फैक्ट्री को आग लगाई।
FIA की टीम रहमान भोला को कराची वापस ले आई है, मगर लोगों के जहनों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 4 साल से उलझी हुई इस केस की गुत्थी सुलझ सकेगी। अब्दुल रहमान और भोला को बैंकॉक से कराची लाए जाने के बाद अब नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। भोला बल्दिया टाउन में MQM का सेक्टर इंचार्ज था। अगर उसने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई तो किसके हुक्म पर लगाई? क्या अहकामात बाहर से आए या फिर यहीं कराची में बैठने वालों ने हुक्म दिया? तहकीकात में अब किस किस का नाम आएगा? चुभते हुए सवालों से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। अब्दुल रहमान और भोला की गिरफ्तारी के बाद सानेहाय बल्दिया फैक्ट्री में एक और मुलजिम का नाम सामने आया है। जेरे हिरासत मुलजिम यूसुफ और गदा गाड़ी ने बयान दिया है कि टारगेट किलिंग टीम का लीडर असगर बेग फैक्ट्री को आग लगाने में मुलव्विस था। ये भी कहा सानेहा बल्दिया के बाद अब्दुल रहमान और भोला ने फैक्ट्री के बाहर इमदादी कैंप लगाया, जो 2-3 रोज तक लगा रहा। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री से मुताल्लिक एक और सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ गया। इस इंकशाफ का ताल्लुक MQM बल्दिया सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले एक और मुलजिम यूसुफ उर्फ गधा गाड़ी वाले से है, जो वीडियो बयान की सूरत में मंजर आम पर आया। बयान में मुलजिम का कहना है कि फैक्ट्री में आग टारगेट किलिंग टीम को लीड करने वाले असगर बेग ने लगाई। मुलजिम के मुताबिक असगर बेग ही MQM का वो ओहदेदार था जिसके हुक्म पर बल्दिया टाउन में सबसे ज्यादा जुराइम और फसादात हुए। वीडियो बयान में यूसुफ ने इंकशाफ किया कि सानेहा बल्दिया के बाद रहमान भोला ने फैक्ट्री के बाहर कैंप लगाया। कैंप 2-3 रोज तक कायम रहा। बल्दिया फैक्ट्री में बेग ब्रदर्स का आना जाना था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने सियासी जमात के कारकुनान को कत्ल करने का भी एतराफ किया, जबकि मुलजिम और इसके साथी पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग और जलाओ घेराव में भी मुलव्विस हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मुल्की सियासत से खबर दे। इमरान खान ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म कर दिया। कल तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली भेजने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ कल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होकर वजीर आजम के खिलाफ 2 करारदादें पेश करेगी। अब देखना है कि वजीर आजम के झूठ और करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंट में कौन हमारा साथ देगा। हमने फैसला किया है, कल जा रहे हैं पार्लियामेंट में। हम इंशाल्लाह 2 मोशंस फाइल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के सामने झूठ बोला। क्या पार्लियामेंट जिसके सामने नवाज शरीफ ने झूठ बोला है, क्या आप उसे जवाब तलब करेगी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं और लोगों को कुछ और बता रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को? अब अगर मैं कभी सड़कों पे निकलूंगा तो मुझे ये इत्तेमाद है कि अब ये कोई नहीं कहेगा कि जी फौज को बुला रहे हैं। अभी आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान कौम के हाथों 2018 में अपने इम्तिहान का इंतजार करें। आईनी इदारों को धमकियां देना और उनकी तजलील करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पिछले 3.5 साल में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून 4 तो दरकिनार, पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा भी मानती नजर नहीं आ रही। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 27 दिसंबर के बाद हुकूमत को लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन होती क्या है। Noon League is not in the slightest bit interested in implementing one demand, let alone 4 demands. हमारा वज़ीर आज़म on the floor of the house can stand up and say कि Panama investigation शुरू करो, मुझसे शुरू। और फिर 1 साल बाद पाकिस्तान के अवाम ऐसे घूम रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। They are not only making fun of us, they are making fun of the people of Pakistan. Mian Mohammad Nawaz Sharif Saab is a very intelligent man. He has hidden his wealth and his fortune that he has stolen from this country, from the people of Pakistan until the year of 2016. He is not the democratically elected Prime Minister of Pakistan, but Amir al-Mu'mineen Mian Mohammad Nawaz Sharif that is answerable to no one. 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के जरिए कहा कि पार्लियामेंट में पनामा लीक्स पर उनके बयान को सियासी समझा जाए और इसे संजीदा ना लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी पार्लियामेंट की तौहीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि जो हुकूमत कचरा उठाने में नाकाम हो गई है वो ध्यान हटाने के लिए मुतालबात पेश कर रही है। वफाकी हुकूमत किसी धौंस और धमकी में नहीं आएगी। वो हुकूमत जिससे सड़कों से कूड़ा नहीं उठाया जाता, उस हुकूमत की कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। ये इस तरह वो लीडर नहीं बनेंगे और ना इस तरह वोट मिलेगा। वोट कारकर्दगी से मिलेगा, काम से मिलेगा। बिलावल इतनी तवज्जो काश सिंध पर देते, उसके स्कूलों का, अस्पतालों का, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर करते तो शायद लोग ज्यादा पसंद करते। ये इस तरह की धमकियां या इस अंदाज से बात करना ये मुनासिब बात नहीं। अभी आपको ये अहम खबर दें कि पाकिस्तान समेत अपने अपने मुल्क में टैक्स से बचने के लिए सरमाया अरब इमारात में रखने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंक ने खातेदारों से टैक्स की तफसीलात मांग ली हैं। खातेदारों को अपने मुल्क में टैक्स का हिसाब भी देना होगा। पाकिस्तान में टैक्स ना देने वाले भी पकड़ में आ जाएंगे। पाकिस्तान आलमी तंजीम बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की का रुकन है, अपने शहरियों की माली तफसीलात हासिल कर सकेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। 9.5 से उन लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी जो अब तक टैक्स की अदायगी से बचते रहे हैं। दुबई के मकामी बैंकों ने सारिफीन को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं कि 1 जनवरी से नए आलमी टैक्स कवानीन नाफिज होने जा रहे हैं। ये कवानीन बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की यानी OECD की हिदायत पर नाफिज किए जा रहे हैं, जिसके तहत रुकन ममालिक की हुकूमतें बैंकों और दीगर मालियाती इदारों को इस बात का पाबंद करने की मजाज होंगी कि वो अपने सारिफीन के टैक्स दहंदा होने से मुतालिक मालूमात फराहम करें। ये भी कि अरब इमारात में उनकी जमा करदा दौलत टैक्स शुदा है या नहीं। पाकिस्तान भी इस साल अगस्त में इस तंजीम का मेंबर बन चुका है और बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों के खातों की मालूमात तलब कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में निजी दौलत की मालियत में सन 2010 से 2014 के दरमियान 17.5% इजाफा हुआ, जबकि दुबई में निजी दौलत की मालियत 25% बढ़ी। आइंदा साल से इमारात में बैंकों के ऐसे खातेदार जो अपनी दौलत पर इमारात या अपने आबाई मुल्क में टैक्स की मालूमात फराहम नहीं करेंगे तो उनकी तफसीलात न सिर्फ दुनिया भर में शेयर की जाएंगी बल्कि OECD मेंबर ममालिक के दरमियान भी शेयर होंगी। इस इक़दाम का मकसद माली मामलात में शफाफियत लाना है। पैसा फेंक तमाशा देख, हवाई जहाज के बजाय हवाई महल देखकर दिमाग चक्कर खा जाए, पलकें झपकाना भूल जाएं। ट्रंप तो बच्चा है जी, सिर्फ 10.5 अरब रुपए का जहाज है। सपनों के उड़ते हुए महलों की कीमत तो 16 अरब रुपए से शुरू होती है, 52 अरब रुपए तक जाती है। तो शौक है तो जेब ढीली कीजिए और हवाओं में उड़िए। पैसा फेंक तमाशा देख, हवाई जहाज के बजाय हवाई महल कहा जाए तो क्या गलत होगा? अरे साहब, ट्रम्प को जाने दीजिए। मूवी थिएटर, गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर और बेडरूम के साथ सिर्फ 10 अरब रुपए का जहाज लिए इतराते फिरते हैं। आप ये देखिए, देखकर दिमाग चक्कर खा जाए, उंगलियां दांतों तले दबी रह जाएं तो खुद को चुटकी काटिए। सपनों के उड़ते महलों में सबसे पहले बात करते हैं बोइंग 747-8 की। $153 मिलियन या 16 अरब पाकिस्तानी रुपए में इसे आप भी अपना बना सकते हैं। दिल चाहे तो शाहाना ड्राइंग रूम में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी नोश कीजिए और हवा के दोष पर नजारे कीजिए। दिल बहलाने को टेलीविजन की जगह वॉल विजन है। किसी भी दीवार को थपथपाइए और दुनिया भर से बाखबर रहिए। नींद की देवी थपकियां दे तो मखमली डबल बेड पर पैर पसार कर सो जाइए। दूसरा महल बोइंग 747-400 है, जिसकी हर चमकती चीज सोना है, असली ते सच्ची मुच्ची सोना।
गोल्ड प्लेटेड दीवारें ही नहीं बल्कि नहाने धोने के लिए भी सोने का सैनिटरी सिस्टम लगाया गया है। कीमत सिर्फ $220 मिलियन यानी सिर्फ 23 अरब रुपए। $233 मिलियन या कम से कम 24 अरब रुपए में ये जहाज भी हाजिर है, जिसका लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम सब गोल्ड प्लेटेड है। यकीन नहीं आया ना? तो मुलाहिजा कीजिए नमूने के तौर पर ठोस सोने से बना वॉश बेसन। सोने के इंटीरियर के साथ कार पार्किंग वाला जहाज चाहिए? बिल्कुल हाजिर है। एक नहीं 2-2 गाड़ियां खड़ी कीजिए। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। साहब कीमत सिर्फ $500 मिलियन यानी सिर्फ 52 अरब पाकिस्तानी रुपए। जनाब दुनिया भर के बिजनेसमैन अपनी मर्जी से हवाई जहाज डिजाइन कराते हैं और उड़ते फिरते हैं। आप बताइए कौन सा वाला चाहिए? ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ भी मिलेगा। LED के साथ कॉन्फ्रेंस रूम वाला भी हाजिर है। ख्वाबनाक बेडरूम चाहिए तो वो भी बना देंगे, बस आप ऑर्डर कीजिए। वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मोल नहीं। तो जेब ढीली कीजिए और खुश रहिए अपने खर्चे पर। हवाई महलों के ख्वाबों से बाहर आइए और खबर सुनिए पाकिस्तानी ट्रेन की। गुजरावाला में नान पकौड़ों की दुकान देखकर रेलवे इंजन ड्राइवर के मुंह में पानी भर आया। सिंगल ट्रैक पर इंजन रोककर असिस्टेंट ड्राइवर को पकौड़े लेने भेज दिया। महकमे को खबर हुई, दोनों को घर भेज दिया और खाओ पकौड़े। दीगर खबरों में आपको बताएं, ईरान और सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करना जेल जाने की वजह बन गया। ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी पर ईरान में 12 अफराद और सऊदी अरब में एक खातून को जेल भेज दिया गया। ईरान में ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी अब सोशल मीडिया पर भी नहीं चलेगी। 8 खवातीन समेत 12 अफराद इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड करने पर गिरफ्तार हुए। मुकदमा चला और 6 माह से 5 साल तक कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गैर इस्लामी लिबास वाली तस्वीरें अपलोड करने के मुर्तकिब पाए गए। सजा पाने वालों में मशहूर ईरानी मॉडल इल्हाम अरब, अल्नाज गुलरो और हामिद फिदाई भी शामिल हैं। उधर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी एक खातून को ड्रेस कोड के खिलाफ तस्वीर अपलोड करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मलक अल शहरी नामी खातून ने रियाज के रेस्टोरेंट के बाहर बुर्के के बगैर तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयरफोर्स का कार्गो तैयारा रनवे पर उतरते ही लड़खड़ा गया। पहिए जाम हो गए और रनवे बंद कर दिया गया। वजीर आजम का लाहौर से आने वाला तैयारा भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका। कई परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ा गया। देखिए आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट। पाक फिजाइया का कार्गो तैयारा उतर रहा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। लैंडिंग के वक्त पहिए जामिद हो गए। बड़े हादसे से तो बचत हो गई, मगर तैयारा हिलने जुलने के काबिल ना रहा और रनवे हो गया ब्लॉक। कई मकामी और बैनुल अक़वामी प्रवाजें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ना उतर सकी। जराये का कहना है कि वजीर आजम गवादर के दौरे के बाद बरास्ता लाहौर इस्लामाबाद आ रहे थे। उनके तैयारे का रुख भी मोड़ दिया गया। वजीर आजम के तैयारे को वफाकी दारुल हुकूमत के करीब कामरा एयरबेस पर उतारा गया, जो 25 मिनट वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वजीर आजम को हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आजम हाउस पहुंचाया गया। जराये का कहना है कि कई घंटे तक एयरफोर्स के कार्गो तैयारे को ठीक करने का अमल जारी रहा। इस दौरान इस्लामाबाद आने वाली तमाम परवाजों को दूसरे शहरों की जानिब भिजवाया गया, जिसके बायस मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आला तालीम का हुसूल मुआशी और समाजी मैदान में तरक्की की जमानत देता है। अमेरिका में बसने वाले कौन से मजहब के मानने वाले तालीमी मैदान में सबसे आगे हैं, जानते हैं सर्वे रिपोर्ट में। अमेरिका में आला तालीम के हुसूल में हिंदू और यहूदियों ने मुकामी अमरीकियों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को पीछे छोड़ दिया। इस बात का इंकशाफ प्योर रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे में हुआ है। सर्वे से ये पता चला कि मजमूई तौर पर तकरीबन 27% अमरीकी नौजवान कॉलेज डिग्री यानी बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रखते हैं। लेकिन मजहब की बुनियाद पर देखा गया तो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले 77% अफराद ने कॉलेज डिग्री होने का कहा, जिसमें से 48% के पास पोस्ट ग्रेजुएट जबकि 29% के पास बैचलर्स की डिग्री थी। यहूदी मजहब के मानने वालों 59% नौजवानों ने कॉलेज डिग्री होने का कहा, जबकि बुद्ध मत के मानने वालों में ये शरह
47% थी, जबकि अमरीकी मुसलमानों में 39% नौजवानों ने कॉलेज डिग्री लेने का बताया, जिसमें 17% के पास पोस्ट ग्रेजुएट और 23% के पास बैचलर्स की डिग्री थी। इनके बरक्स अमरीकी ईसाइयों में कॉलेज डिग्री रखने वालों की शरह सिर्फ 25% थी, जिसमें 9% के पास पोस्ट ग्रेजुएट जबकि 16% के पास बैचलर्स की डिग्री थी। सर्वे में ये बताया गया कि ज्यादा तालीम याफ्ता होने के बायस हिंदू और यहूदी मजहब के मानने वालों की आमदन भी ज्यादा देखी गई और $1 लाख सालाना कमाने वालों में हिंदू मजहब के मानने वालों की शरह 36%, जबकि यहूदियों में ये शरह 44% थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बिजनेसमैन रेक्स टिलरसन को नया वजीर खारजा चुन लिया। रूसी सदर पुतिन के करीबी दोस्त को अहम ओहदा देने में अपनों के तहफुजात को भी खातिर में नहीं लाए। अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेसमैन रेक्स टिलरसन को वजीर खारजा चुना है। इस फैसले से उनकी टीम के अंदर भी इंतशार पैदा होने का इम्कान है। रेक्स टिलरसन का नाम वजीर खारजा के तौर पर सामने आने पर ट्रंप और कांग्रेस के दरमियान भी तनाव पैदा होने का इम्कान है। अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार और उनकी जमात पर से पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदी लगाने वाली कमेटी को खत लिख दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया कि हिज़्ब इस्लामी और इसके सरबराह गुलबदीन हिकमतयार को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में से निकाला जाए। हिज़्ब इस्लामी से अफगान हुकूमत का 2 माह कबल अमन मुआहिदा हुआ था, जिसमें हिज़्ब इस्लामी का अफगान हुकूमत से एक मुतालबा ये भी था। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने गवर्नर का ओहदा छोड़ने के बाद पहली बार दुबई में एक अवामी महफिल में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आसिफ जरदारी से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। फिलहाल सियासत में फाल किरदार अदा करने का इरादा नहीं, पहले शौक था, लेकिन 14 साल गवर्नर रहने के बाद अब मुल्क के लिए काम करने की आदत हो गई है। बस अब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और जहाँ भी रहूँगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। पहले शौक़ था और अब तो आदत पड़ गई है अपने मुल्क के लिए, सूबे के, शहर के लिए काम करने की। और मैंने तो 14 साल तकरीबन इसको कन्वर्ट किया, रात दिन काम करके। जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। ही हैज़ बीन माई प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई है। निजी मुलाकात थी, लेकिन जाहिर है कि मुल्की हालात, सियासत, हर मौजू पे बात हुई है। मज़ीद खबरें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान आईनी इदारों को धमकियां देना और उनकी तजलील करना बंद करें। कौम के हाथों 2018 में अपने इम्तिहान का इंतजार करें। और कराची में स्टील मिल के मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ नेशनल हाईवे पर मुजाहरा। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया।